सर, आजकल पाकिस्तान के बाद हिंदुओं को निर्ममता पूर्वक मारा जा रहा है और जितने मंदिर धर्मस्थल हैं हिंदुओं के उनको क्षतिग्रस्त किया जा रहा है। ऐसे में भारत सरकार का क्या रुख होना चाहिए? देखिए, इसमें जितना हो हल्ला मच रहा है उतना हो हल्ला जो मचता है वो राजनीतिक ज़्यादा होता है। ये तो स्वाभाविक है। शेख हसीना की जो सरकार थी बांग्लादेश में, वो प्रो इंडिया और प्रो माइनॉरिटी समझी जाती थी, मतलब प्रो हिंदू भी समझी जाती थी और प्रो इंडिया समझी जाती थी। ऐसी स्थिति में उस सरकार का पतन होने के बाद वहाँ जो लोग आए हैं वो लोग ये सिद्ध करना चाहेंगे कि वो हिंदुओं और भारत के प्रति सहानुभूति नहीं रखते। तो छोटी मोटी घटनाएं होती हैं, लेकिन हम समझते हैं कि अंतरिम सरकार वहाँ की बन गई है और सरकार के जो मुखिया हैं, जो प्रमुख सलाहकार हैं, उसको अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री नहीं कहा जाना चाहिए। जो प्रमुख सलाहकार हैं वो नोबेल प्राइज विजेता हैं, उनमें मानवीय दृष्टिकोण होगा, इस पर अंकुश लग जाएगा। इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। बहुत माना ये जा रहा है इसके पीछे कॉन्स्पिरेसी पाकिस्तान की। स्वाभाविक रूप से जब पाकिस्तान को आपने डिवाइड करके बांग्लादेश बनाया था और पाकिस्तान का भले ही अत्याचार हो रहा था मुल्क पर, लेकिन पाकिस्तान को तो ये दर्द था ही। तो आपने जब बनाया था तो सावधान भी रहने की ज़रूरत थी। और ऐसी स्थिति में चीन का या पाकिस्तान की अगर कोई कॉन्स्पिरेसी है तो उससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन भारत सरकार को इस स्थिति से अवगत होना चाहिए था। शेख हसीना की विजिट होती है और चीन से विजिट को आधे में छोड़ के वो भारत चली जाती हैं। चीन से उनकी बात नहीं बनती है। और क्या आपकी इंटेलिजेंस ये सारी सूचनाएं नहीं दे रही थी कि चीन अपना प्रभुत्व दक्षिण एशिया में हर जगह जमाना चाहता है? मैं आपको एक बात और बता दूं, बांग्लादेश के एक शासक थे और राजीव गांधी, इन लोगों ने मिलकर दक्षिण एशिया में एक समूह का गठन किया था, सार्क का। और सार्क बहुत तेजी के साथ इन 7-8 देशों की समस्याओं का हल कर रहा था। इन पर बैठक होती थी, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निकम्मियत से सार्क टूट गया। पाकिस्तान सार्क में चीन को लाना चाहता था, हम नहीं लाना चाहते थे। चीन ने कहा कि हम नहीं आते हैं तो सार्क को ही तोड़ देंगे। और सार्क जैसा संगठन जो दक्षिण एशिया में हम सभी 8 देशों का समूह था, वो टूट चुका। और उसका नतीजा अब ये भुगत रहे हैं कि बांग्लादेश एकमात्र ऐसा देश था जो पड़ोसी देशों में हमारे बहुत करीब था, वो भी हमसे दूर होने जा रहा है। क्या अफगानिस्तान के बाद बांग्लादेश भी कट्टरपंथ के रास्ते पे जा रहा है? हम अफगानिस्तान और बांग्लादेश के कट्टरपंथ की बात तब करेंगे जब अपने कट्टरपंथ को समाप्त कर लेंगे। हम खुद 9 साल से कट्टरपंथ झेल रहे हैं। जातिवाद का कट्टरपंथ, धर्मवाद का कट्टरपंथ। हमारा कॉलर खुद गंदा है, दूसरों पर कीचड़ उछालने का अधिकार भारत सरकार ने, भारत की जनता ने और हमने खो दिया है। हम पहले अपना कीचड़ धुलेंगे। इन निकम्मे जातिवादी लोगों को, इन सांप्रदायिक लोगों को पहले आपको हटाना पड़ेगा, परिवारवादी लोगों को पहले हटाना पड़ेगा। ऐसे ही भारत में भी राजनीति चल रही है, जातियों बांटने की और जातिगत जनगणना कराने की। तो ऐसे में किया जाता किसी सरकार के पास तो आरक्षण के मुद्दे पर चली जाती है, धर्म के मुद्दे पर चली जाती है, जात के मुद्दे पर चली जाती है। हम तो समझते हैं आरक्षण का मुद्दा सरकार के हाथ में होना ही नहीं चाहिए। इसके लिए एक समिति होनी चाहिए जो टाइम टू टाइम विचार करे कि किसको आरक्षण मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना चाहिए। ये सरकार के हाथ में होना ही नहीं चाहिए। और वो कमेटी जो रिकमेंड करे वही सरकार को मानना चाहिए। अभी तक मायावती ने जो खुलेआम किसी वर्ग की राजनीति करता है, वो उसके विरोध को आप विरोध समझते हैं? अरे जो सभी समाज की और पूरे देश की और समाज की बात करे, उसके विरोध को हम नोटिस में लेंगे। मायावती के विरोध का, अखिलेश के विरोध का कोई अर्थ ही नहीं है। और बीजेपी के विरोध का भी कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि ये तो सांप्रदायिक हैं। हम विरोध उनका सुनेंगे जो निष्पक्ष हों, जो निरपेक्ष हों।
ये अभी सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है, उसको आप मानिए। उस पर राजनीति मत करिए कि 9वीं अनुसूची में डाल दीजिए और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को निरस्त कर दीजिए। अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया है तो उसको मानिए। और राजनेता लेकिन राजनीति कर रहे हैं, कोई कहेगा 9वीं अनुसूची में डाल दो, कोई कहेगा संविधान में संशोधन कर दो, कोई कहेगा सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा किया है, इसको एकदम समाप्त कर दिया जाना चाहिए। ये सब बकवास है। अभी जो हाल ही में भाई कैसे कोई करेगा? दल बदलुओं को लेकर, जातिवादियों को लेकर, भ्रष्ट लोगों को लेकर, ईडी जिनके ऊपर रोज धावा बोलती है उनको लेकर, जिसने उत्तर प्रदेश की शासन व्यवस्था को और उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को, जनता का ये फैसला बड़ा स्पष्ट है। उसने बीजेपी से कहा तुमको तानाशाह नहीं होने देंगे, टाइम देते हैं 1-2 साल का, तानाशाह नहीं बनने देंगे। और राहुल गांधी और कांग्रेस को कहा है इन निकम्मों को लेकर सत्ता पाने की कोशिश मत करो, नहीं तो 10 साल और इंतजार करना पड़ेगा, 20 साल और इंतजार करना पड़ेगा और इंसानियत के नाम पर कोई और आ जाएगा। जनता ने दोनों को आगाह कर दिया है।